से यहाँ आप लोग और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री पे मैं आपको तरह तरह की जानकारियाँ भी दे रहा हूँ, आपके टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ। आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरा मानना ये, एक तो आप डेप्थ में भी पढ़ते चले जाइए और दूसरी चीज़ मैं उन चीज़ों को उठा रहा हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स आपके इस बीच में ऐसे होंगे कि जिनमें मैं डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें डीपली पढ़ाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन टॉपिक्स में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे आधुनिक भारत पे। तो आधुनिक भारत में हमने अभी तक देखा कि किस तरह यूरोपीय कंपनियां आईं और मध्यकालीन भारत में जब हम देखेंगे आगे, हम जब इस पे वीडियो बनाएंगे, तो मध्यकालीन भारत में जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। यानी कि ये उत्तर मुगल काल से ही आधुनिक भारत शुरू होता है। आधुनिक भारत जब हम पढ़ेंगे तो हमको मिलता है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो आधुनिक भारत हम लोग आज देखते हैं यही कि जितने उत्तरवर्ती मुगल शासक आए, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुगल शासक आए और उनसे कहाँ से क्वेश्चन और किस पैटर्न से पूछे जाएंगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, जैसे कि मैंने सिक्कों पे बताया, आप लोग बिल्कुल भी 1% का लोड मत लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ कि जैसे मैंने सिक्कों पर एक वीडियो आपको स्पेशली प्रोवाइड कराई थी, तो मैं बीच बीच में या तो वीकली या 10 दिन में एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स पर ज़्यादा कोई चर्चा करता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। जैसे कि ढेर सारे आपके आंदोलन होते हैं या विद्रोह होते हैं, तो इस तरह के आपके मैं पर्सनली क्या करूंगा, वीडियोस बना दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 6307102226। ठीक है। और जीएस स्पार्क में आपको हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में बात करेंगे, कहां से इसमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, ये भी आपको जानकारी दूंगा मैं। देखिए, उत्तरवर्ती मुगल काल, जिस मुगल काल की भारत में, मध्यकालीन भारत में स्थापना होती है, एक वैभवशाली साम्राज्य था। ये बहुत ज़्यादा वैभव था इसकी मतलब वैभवशाली इतना ज़्यादा था ये कि आगे जाकर के जितने भी इसमें बादशाह हुए, उन बादशाहों के नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी हुए। तो देखिए, जिस मुगल साम्राज्य के बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर मुगल काल के बारे में जान रहे हैं, ये उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे जितना कि मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट थे। अब जहां 151 वर्षों तक शासन करते हैं भारत पर मात्र चार बादशाह 151 वर्षों तक शासन करते हैं, वहीं मात्र 52 वर्षों की शॉर्ट अवधि में ही क्या हो जाते हैं, 11 बादशाह बदलते हैं भारत में। यानी कि जो मुगल सम्राट थे वो 11 आते हैं, मात्र 52 साल लगातार बदलते रहते हैं, तो क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं और ये सारे के सारे अयोग्य शासक थे। ठीक। तो इसी क्रम में जब औरंगजेब मरता है, तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है उसमें औरंगजेब का जो पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम, ये 1707 में क्या बनता है, ये भारत का क्या बनता है, शासक बनता है। और ये देखिए, बहादुर शाह प्रथम मैंने बताया, इनके कालक्रम आप याद रखिएगा कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 पे गद्दी पे बैठता। अब इसके बारे में जो विशेष चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहादुर शाह प्रथम चूंकि गद्दी पे बैठा और इस समय इसकी आयु थी 63 वर्ष। 63 वर्ष की अवस्था में, यानी वृद्धावस्था में ये बैठता है मुगल गद्दी पर, यानी मुगलिया सल्तनत को ये संभालता है। और ये मुगल सम्राट में जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट होते हैं, इसमें ये हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये प्रथम और अंतिम ऐसा शासक रहा जिसने क्या किया, सत्ता का उपयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने सत्ता का उपयोग अंतिम रूप से किया, तो ये था बहादुर शाह प्रथम।
ये 63 वर्ष का था, ठीक है। अब ये जब इतना वृद्ध था तो इसको पता था इस समय की जो तत्कालिक परिस्थितियां बदल रही थी, क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग भी आ गए थे, आप लोगों ने पढ़ा यूरोपीय भी आ गए थे, कई और कंपनीज यहाँ पर आ रही थी। उसी बीच में कई विद्रोह भी हो रहे थे, छोटी छोटी रियासतें खड़ी होती चली जा रही थी, तो विद्रोह की भावना चारों तरफ फैली हुई थी भारत में। अब भारत में जब ये फैली हुई थी, अब 63 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी क्या क्या संभाले भाई। तो जाहिर सी बात है इसने क्या किया, इसने वहाँ पर जो मराठा साम्राज्य उठ रहा था, राजपूत और मराठाओं से इसने क्या की, मित्रता की इसने नीति अपनाई। और वहीं मराठाओं के जो शासक थे उनका नाम है शाहू का नाम मिलेगा। तो शाहू को ये मुगल कैद से आज़ाद भी करता है। मित्रता के लिए ये शाहू को क्या करता है, मुगलिया कैद से आज़ाद करता है। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, जैसे मराठाओं का मैंने यहाँ वर्णन किया है या राजपूतों का वर्णन किया है, तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि शाहू को ये क्या करता है, मुगल कैद से आज़ाद करता है, उससे मित्रता करता है। इसके बाद इसी के समय में गुरु गोविंद सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, सिख धर्म के बारे में कि सिखों के गुरु कौन कौन थे, क्या क्या किया उन्होंने। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ भी इसने मित्रता की संधि की। और उत्तराधिकार क्यों करता है, क्योंकि उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था इसके भाइयों के बीच में, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह किसका साथ देते हैं, बहादुर शाह प्रथम का। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह उत्तराधिकार के युद्ध में किस शासक का साथ देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम का ये साथ देते हैं। और यही कारण है कि बहादुर शाह, दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और 5000 सवार का मनसब देता है, यानी इनकी इज्जत बढ़ा देता है। अब ये संधि इसने कर ली, तो यानी कि एक तरफ मराठा भी इसके दोस्त हो गए, क्योंकि 63 वर्ष का था, ये बुजुर्ग था, ये ज़्यादा सत्ता नहीं संभाल पा रहा था, तो इसने दोस्ती करना शुरू कर दी भाई। तो गुरु गोविंद सिंह एक तरफ सिख इनके मित्र हो गए, दूसरी तरफ इनके मराठाओं से भी दोस्ती हो गई, राजपूतों से भी दोस्ती हो गई, ठीक है। अब ये कहा जा सकता है कि ये मुगल रियासत में सबसे समृद्ध शासक था, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा अंतिम मुगल शासक था जो सबसे ज़्यादा समृद्धशाली था, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम अंतिम ऐसा मुगल शासक था जो समृद्ध था। लेकिन ये क्या था, ये राजकीय कार्यों के प्रति, यानी कि अपनी सत्ता के प्रति लापरवाही करता है, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है, वह है शाह बेखबर। यानी सब बेखबर है, कोई मतलब ही नहीं है राजकीय कार्यों में, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया। इनको पता ही नहीं रहता था, क्योंकि भाई संधियों में व्यस्त थे और लोगों को इनने काम बांट रखे थे, बुजुर्ग थे, कुछ आयु का भी प्रभाव था, तो इनको एक नाम दे दिया शाह बेखबर। कभी कभी पूछ लेता है कि मस्त राज के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनका दूसरा नाम था मस्त राज। मस्त रहते थे साहब, मस्त राज। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि शाह बेखबर या मस्त राज, कभी कभी पूछ लेता मस्त राज के नाम से कौन सा मुगल शासक जो है प्रसिद्ध था। तो ये किताबों में तो जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर होगा मस्त राज यानी कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक। तो ये आपकी चीज़ हमने यहाँ क्लियर करवा दी। इसी के शासनकाल में सबसे बड़ी घटना क्या होती है, मुगल दरबार में षड्यंत्र बढ़ने लगते हैं। षड्यंत्र यानी कि कॉन्स्पायरेसी होने लगती है मुगल दरबार में, और मुगल दरबार दो दलों में बट जाता है, ईरानी दल और तुरानी दल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एराइज होता है, किस बादशाह के शासनकाल में मुगल दरबार में दो दल बन गए, ईरानी दल या तुरानी दल। ईरानी दल इसी के शासनकाल में होता है, ईरानी दल, और दूसरा होता है तुरानी दल, ईरानी और तुरानी। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ईरानी जो लोग थे, ईरानी वो लोग थे कि जो मुस्लिम धर्म में शिया मत को मानते थे, शिया मत को मानने वाले थे। और
दूसरे थे ये सुन्नी मानते थे, यानी तुरानी लोग सुन्नी मत को मानते हैं। आप लोगों को पता होगा और मैंने आपको वीडियो भी बनाई है इस्लाम पर, इस्लाम में उसमें जाकर देखिएगा कि इस्लाम जो है 2 भागों में बटा, शिया मत और सुन्नी मत पे, ठीक है। तो ईरानी दल और तुरानी दल इसी के शासनकाल में बढ़ता है। और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसके शासनकाल में षड्यंत्र होने लगे थे दरबार में, तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब इसमें मैं नाम बताने वाला हूं। ईरानी दल के जो मुखिया थे वो थे असद खां, असद खां, असद खां व जुल्फिकार, व जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां। असद खां का बेटा था जुल्फिकार खां। आप सोचेंगे ये नाम मैंने क्यों ले लिया, तो ये नाम अभी आगे आएंगे, इनने क्या काम किया आगे जा करके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनके नाम लिए। ईरानी दल तुरानी दल में ये बटता है। इसी के समय, अच्छा तुरानी दल का जो मुखिया था चिनकिलिज खान था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, चिनकिलिज खान, किलिज खां। तो तुरानी दल का कौन था हेड? चिनकिलिज खां। अब ये इसके इतने क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि इसी के शासनकाल में 1711 में, यानी कि 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल आता है भारत। डच प्रतिनिधि मंडल आता है भारत, जो कि आता है जेसुआ कैटलर के नेतृत्व में। ये नाम पूछा जाता है जेसुआ कैटलर, जेसुआ कैटलर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जेसुआ कैटलर के प्रतिनिधित्व में डच प्रतिनिधि मंडल किसके शासनकाल में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डच जो है जेसुआ कैटलर किसके शासनकाल में भारत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है बहादुर शाह प्रथम। ठीक, तो जेसुआ कैटलर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आता है, इसका जो हेड होता है। और इसी में एक पुर्तगाली महिला होती है, पुर्तगाली महिला, इस पुर्तगाली महिला है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली महिला थी जिसका नाम था जूलियाना। जूलियाना, क्या नाम था? जूलियाना। जूलियाना ये पुर्तगाली महिला थी। इसका क्या है, इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस प्रतिनिधि मंडल के स्वागत में। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि कौन सी जो है महिला थी पुर्तगाली, तो जूलियाना नाम की महिला थी, जो कि क्या करती है, जो इसके नेतृत्व को संभालती है। ठीक है, इसी से खुश होकर के ये क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम इसको क्या कहते हैं, बीवी फिदवा की उपाधि देता है। बीवी फिदवा, बीवी फिदवा की उपाधि, बीवी फिदवा की उपाधि देता है। तो क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि बीवी फिदवा की उपाधि किसको मिलती है, तो जूलियाना को मिलती है, पुर्तगाली महिला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और विशेष रूप से आपको इंगित कराना चाहूँगा कि ये अंतिम मुगल शासक ऐसा था जिसके बारे में हम इतिहास में कुछ अच्छा बोल सकते हैं। समृद्धशाली भी था, और ये जो है जो क्या बोलते हैं जजिया कर भी समाप्त करता है। जजिया कर, हाँ, चूंकि यहाँ पे जजिया कर का नाम आया तो इससे बताएं, औरंगजेब जब जजिया कर लगाता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक अराइज होता है कि जजिया कर को समाप्त कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। क्योंकि भाई ये क्या था, ये मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। अब जजिया कर क्या होता है, तो जजिया कर के बारे में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये अगर मैं इतने ही चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात कर दी कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, शाह बेखबर या मस्तराज, मस्तराज या शाह बेखबर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह। अब नेक्स्ट जो है वो आपका मुगल सम्राट बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह, तो जहांदार शाह के बारे में अब हम लोग जानते हैं 1712 में ये बैठता है, गद्दी पर बैठता है। इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लंपट मूर्ख किसे बोला गया है, तो आपका आंसर होगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब मैंने जो जुल्फिकार खां और असद खां का नाम मैंने जो लिया था पहले अभी, तो जुल्फिकार खां के जो है सहयोग से ये उत्तराधिकार के युद्ध में जीतता है। जीतने के बाद ये क्या करता है, उसी जुल्फिकार खां को क्या करता है, जुल्फिकार खां को जो कि ईरानी दल का प्रतिनिधि था, क्या करता है,
अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, पीएम किसको बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूं तो उसके पीछे रीज़न है। मैंने अभी आपको बताया जुल्फिकार खां का नाम ईरानी दल का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और ये क्यों नाम आया, इसके बाद इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये इतिहास है। इतिहास में अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी जितनी भी आगे आने वाली चीज़ें हैं तो पूरी जानिए, वरना आप क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको कंफ्यूज होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ा रहा हूँ तो कायदे से ही पढ़ाऊंगा। तो ये किसको बनाता है, पीएम बनाया जाता है ये जुल्फिकार खां। लंपट मूर्ख क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं, ये एक ऐसा शासनकाल था जिस शासनकाल में नाटककार, चाटुकारों या नृत्य करने वाले, और जो क्या बोलते हैं नर्तक या नृत्य करने वाले, या जो लोग जो है चारण यानी चापलूसी करने वाले लोग थे, उनके लिए ये शासनकाल बहुत अनुकूल था, बहुत ही अनुकूल था। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में नाटककारों, चाटुकारों का जो है वर्चस्व बढ़ गया था, तो जहांदार शाह के शासनकाल में बढ़ गया था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहा जा सकता है कि ये मुगल वंश का पहला ऐसा शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश का पहला अयोग्य शासक कौन था। योग्य शासक तो आप समझ गए, बहादुर शाह प्रथम। तो अगर पूछा जाए कि पहला अयोग्य शासक कौन था, तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा प्रथम अयोग्य शासक जहांदार शाह। तो मैंने ये बताया कि इस समय नाटककार, नाचने वालों का क्या था, यहां पर बोलबाला ज्यादा बढ़ गया था। यही वजह है कि बोला जाता है कि इस समय एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवारी बेगम। ठीक है, वेश्या थी, इसका नाम था लाल कुंवारी बेगम। तो पूछा जाता है कि किस शासक के शासनकाल में शासन की पूरी सत्ता या बागडोर एक वेश्या के हाथ में चली जाती है, तो जहांदार शाह के शासनकाल में एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवारी बेगम, इसके हाथ में पूरी सत्ता पहुंच चुकी होती है। इसी वजह से इसके शासनकाल को क्या बोला जाता है कि ये लंपट मूर्ख था और अयोग्य शासक था, पहला अयोग्य शासक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जुल्फिकार खां का नाम लिया यहाँ पर। ठीक, तो जुल्फिकार खां का जब मैंने यहाँ पर नाम ले ही लिया, तो आप लोग जान लें कि जुल्फिकार खां को ये प्रधानमंत्री बनाता है और शासन की पूरी जिम्मेदारी भी जुल्फिकार खां को दे देता है। जुल्फिकार खां को ये क्या कर देता है, शासन की पूरी जिम्मेदारी भी दे देता है। ठीक है, अब शासन की जब जिम्मेदारी एक तरफ जुल्फिकार खां, दूसरी तरफ एक वेश्या संभाल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य राजा थे, राजपूत थे या जितने भी छोटे छोटे राजा थे, तो इनसे अपने शासन को बचाने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो अलग करना था। तो वो क्या करता है, ये इन लोगों से संधियां करता है, मित्रता करता है। यही वजह है कि ये राजपूत और मराठों से दोस्ती करता है। और मारवाड़ के राजा, जो मारवाड़ के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ के जो राजा थे उस समय, राजपूत राजा, उनका नाम था अजीत सिंह। तो अजीत सिंह ये कहाँ के थे, मारवाड़ के राजा। मारवाड़, इनको क्या देता है, महाराज की उपाधि देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराज की उपाधि किसको देता है, मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, इनको क्या करता है, ये महाराज की उपाधि देता है। दूसरी तरह आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजा थे जय सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जय सिंह, आमेर के राजा जय सिंह, इनको ये क्या देता है, मिर्जा राज की उपाधि देता है, मिर्जा राज। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, मिर्जा राज की उपाधि किसको दे दी जाती है। तो आपको बता दें कि ये मिर्जा राज की उपाधि मिलती है किसको, आमेर के राजा जय सिंह को। ठीक है, अब तीसरा जो सवाल पूछेगा कि इसके समय में इजारेदारी प्रथा चरम पे पहुंच गई,
अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इजारेदारी प्रथा होती क्या है, इजारेदारी प्रथा होती क्या है। तो इजारेदारी प्रथा मित्रों एक ऐसी प्रथा थी दोस्तों कि इस प्रथा के तहत होता क्या था कि जो लगान राजा के पास जाता था, चूंकि इस समय तक अंग्रेज आ गए थे और कंपनियां भी अपना सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी थी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इजारेदारी प्रथा के तहत जो लगान वसूल किया जाता था, लगान जो एक क्या होने लगा, ठेकेदारी पर दिया जाने लगा। इजारेदारी में लगान वसूलना ठेकेदारी पर डिपेंड हो गया था। यानी कि कहा गया कि आप क्या करिए, आप हमको एक निश्चित रकम दीजिए साल की, आप एक निश्चित रकम दीजिए, जैसे मान के चलिए आप हमको 2 लाख रुपए दीजिए और उसके बाद आप किसानों से चाहे जितना लगान लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये व्यवस्था थी। अब जब भाई आप 2 लाख रुपए देंगे और आपको ये छूट भी मिल गई है कि भाई आप कितनी भी लगान ले सकते हैं, कितना भी लगान ले सकते हैं, तो भाई सीधी सी बात है शाकिसानों के ऊपर तो अत्याचार बढ़ेगा ना, बढ़ा। तो किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ा, किसानों के ऊपर जब अत्याचार बढ़ा तो इसके शासनकाल में जो है क्या हो गया दोस्तों कि जो है किसानों पर अत्याचार बढ़ने लगा, ठीक है। किसानों पे जब अत्याचार बढ़ा, इसी के शासनकाल में एक सवाल और आता है कि सैयद बंधु जो थे इनके वजह से एक नया शासक गद्दी पर बैठता है, जहांदार शाह को हटा दिया जाता है, जहांदार शाह हट जाता है और कहा जाता है कि जैसे ही जहांदार शाह हटता है वैसे ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर फर्रुखसियर बैठता है। और किसकी वजह से बैठता है, सैयद बंधुओं की वजह से, सैयद बंधु। तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है कि सैयद बंधु कौन थे, तो सैयद बंधु से सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है इतिहास में, यानी कि बादशाह बनाने वाले लोग। तो इनकी मदद की वजह से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है। अब बात जब फर्रुखसियर की आ गई है तो इसके बारे में अब चलते हैं, चर्चा कर लें थोड़ी सी। तो फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है, किनकी मदद से बैठता है, दिमाग में रखिएगा, सैयद बंधु। अब सैयद बंधु कौन है, सैयद बंधुओं को किंग मेकर बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर किसको बोला गया, तो आपका सीधा आंसर होगा सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। अब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है 1713 में। इसने क्या किया, जैसे ये गद्दी पर बैठता है, ये सबसे पहले जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा देता है, ठीक है। और उसके पिता असद खां को क्या कर लेता है, कैद में डाल देता है, अब यानी मुगल कैद में डाल देता है। इसके बाद ये मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको युद्ध में हराता है। किनकी मदद से, सैयद बंधुओं की। तो जब ये हारते हैं तो मारवाड़ का जो राजा था, मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, इनके साथ एक संधि करता है। संधि क्या करता है कि ये अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाते हैं, फर्रुखसियर से कराते हैं, ठीक है। इसके समय की सबसे बड़ी जो घटना है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन तो ये है कि भाई फर्रुखसियर के शासनकाल में जो है जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा दी जाती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यही जो क्या करता है, दक्षिण भारत के 6 सूबे थे मुगलिया सल्तनत में, 6 सूबों की जो सूबेदारी है चिनकिलिज खां को दे देता है। चिनकिलिज खां को दे देता है। अब चिनकिलिज खां को हम आगे जानेंगे, इसका दूसरा नाम है निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं, निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो निज़ाम उल मुल्क कौन है, चिनकिलिज खां। तो दक्षिण भारत की सूबेदारी कौन देता है, फर्रुखसियर देता है, किसको, चिनकिलिज खां को। इसके बाद ये मारवाड़ के जो जयसिंह थे, मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको हराता है युद्ध में और उनकी पुत्री से विवाह करता है। इसके समय की सबसे बड़ी घटना थी 1715 यानी कि 1715 में जब
सिख विद्रोह इस समय हो रहे थे, क्योंकि सिख जो थे, सिख इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे, ना ही इनके अधीनता स्वीकार कर रहे थे। तो जो सिखों की जो कमान थी, यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिखों की कमान फर्रुखसियर के शासनकाल में किसके हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में जो सिखों की कमान थी वो इनके नेता बंदा बहादुर के हाथ में आ गई थी। किसके? बंदा बहादुर के हाथ में आ गई थी। सिखों का ये नेता था, ये नेता थे सिखों के। 1715 में बंदा बहादुर को युद्ध में ये हराते हैं और बंदा बहादुर को गिरफ्तार किया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो बंदा बहादुर अपने लगभग 750 सिखों के साथ, 750 सिखों के साथ गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछता है ये कि क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? बंदा बहादुर कहता ना, हम नहीं करने वाले। तो ये घटना भारतीय इतिहास में लिखी गई है सिख विद्रोह में। तो ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे 750 लोगों को बंदा बहादुर के साथ मरवा डालता है। ठीक है, तो इसके शासनकाल की सबसे बड़ी घटना थी कि सिख विद्रोह समाप्त होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सिख विद्रोह किसके शासनकाल में समाप्त होता है, तो आपका आंसर होगा फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर के शासनकाल में ये सिख विद्रोह आखिरी अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा, मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, 1717 यानी 1770 का जो चार्टर आता है, चार्टर 17 का अधिकार पत्र भी बोल सकते हैं इसको। ये एक आदेश देता है, किनको देता है? यूरोपियों को। होता क्या है कि यूरोपियों का एक व्यक्ति आता है, ब्रिटिशर, जिसका नाम है जॉन सुरमन, फिर से बता दे रहा हूँ, जॉन सुरमन, फिलहाल मैं वीडियो में बता चुका हूँ। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल यानी दूत मंडल क्या होता है, ये इसके दरबार में आता है फर्रुखसियर के 1717 में। ठीक है, इस समय फर्रुखसियर एक असाध्य बीमारी से ग्रसित था। चूंकि मैंने बताया कि ये सारे के सारे जितने भी उत्तर मुगल काल के राजा थे, सबके सब निकम्मे थे। सेंस मतलब ये रास लीला में खोए रहते थे, नशा करना, अपने आप को इन्होंने कमज़ोर बना लिया था। तभी तो अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की। अगर ये शक्तिशाली होते तो क्या अंग्रेज़ हम पे हुकूमत कर पाते? कदापि ना कर पाते। और इनकी कमजोरियों की वजह से ही हम गुलाम बनाए गए। तो ये 17 से जब आता है तो इसको एक असाध्य बीमारी होती है भाई। अफीम खाने के शौकीन थे सब, तो इनको एक जब बीमारी होती है तो इनके साथ एक सर्जन आता है जिसका नाम है हैमिल्टन। ये क्या करता है, ये सर्जन इसको इस बीमारी से छुटकारा दिलाता है। जॉन सुरमन के नेतृत्व में आता है और ये क्या करता है, इनको इस बीमारी से छुटकारा दिलाता है। भैया बहुत खुश हो गई ये तो। और जब खुशी हो गई तो इनने क्या किया, 3000 रुपये के वार्षिक पर इनको बंगाल में व्यापार करने का क्या दे दिया, विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। विशेषाधिकार मतलब इतनी छोटी सी कीमत पे पूरे बंगाल में इन्होंने विशेषाधिकार दे दिया कि आप व्यापार करिए, ना कोई टैक्स देना है, ना टोल पर, जैसे आप चलाना चाहते हैं आप चलाइए। और यही वजह है कि इसको भारतीय इतिहास में एक नाम दिया गया है, किसको? फर्रुखसियर को इसी वजह से घृणित कायर भी बोला जाता है, घृणित कायर, क्योंकि इस समय तक लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह जाग चुका था। तो यही वजह थी कि ये एक अधिकार प्रदान करता है, विशेषाधिकार, और इसको यूरोपीय कंपनियों में जो है इसको मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। तो ठीक है, फर्रुखसियर को क्या बोला गया है कि ये जो है ये कौन था, ये घृणित कायर था। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगला जो था रफ़ी-उद-दर्जात। ठीक है, रफ़ी-उद-दर्जात, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो सबसे कम अवधि के लिए गद्दी पर बैठा। तो रफ़ी-उद-दर्जात आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सबसे कम अवधि तक बैठने वाला, सबसे कम समय तक बैठा। ये अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा रफ़ी-उद-दौला से ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा सुल्तान था या कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करता है। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, रफ़ी-उद-दौला। अब इसके बाद
आपका आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1719 में बैठता है, 1748 तक ये गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब लोग आगे चलते हैं मोहम्मद शाह की तरफ। मोहम्मद शाह क्या करता है, ये बड़ा ही फेमस हुआ भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसके समय में बहुत सी घटनाएं भी घटी भारत में। तो मोहम्मद शाह को जो सही नाम था, इसका नाम कहीं कहीं मिलता है रोशन अख्तर, तो इसका नाम सही क्या था, वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। इसका नाम इतिहास में लिया जाता है रंगीला बादशाह के नाम से, रंगीला बादशाह। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन सा मुगल शासक था जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि जो है वो इसको जो है रंगीला बादशाह बोला गया, मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह बोला गया। ये ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा विलासी था, बहुत विलासिता पूर्वक रहता था, हमेशा जो है रंगीन मिजाज, नशे में धुत रहना, यही सब इसका था। यही वजह थी कि इसी के शासनकाल में 1724 में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 1724 में निज़ाम उल मुल्क, नाम लिया था अभी, निज़ाम उल मुल्क क्या करता है, निज़ाम उल मुल्क क्या करता है, 1724 में हैदराबाद की स्थापना कर देता है। हैदराबाद। तो आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में, दो तरह से पूछता है, किसके शासनकाल में करता है। आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और कब करता है, 1724 में। और हैदराबाद की स्थापना कौन करता है, ये क्वेश्चन भी तक क्लियर हो गया आपका कि ये क्या होता है, निज़ामुल मुल्क इसकी स्थापना करता है। इसी के शासनकाल में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया गया। ठीक है, जजिया कर के विषय में मैं बोल चुका हूँ, अलग वीडियो बनाऊंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो आपको कई जगह इस शब्द को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो मैं आपका ये भी कन्फ्यूज़न जो है क्लियर कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त होता है। इसी के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना क्या होती है, ये जान लें। शासनकाल की जो सबसे बड़ी घटना है 1739 में ईरान का कौन है, एक लुटेरा है भाई साहब। ठीक है, लुटेरा है जिसका नाम है नादिर शाह। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण भारत में कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1739 में। किसका आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होता है। ये एक लुटेरा था, इसका काम था सिर्फ लूट करना। क्या होता है, लूट करना। नादिर शाह का आक्रमण जो होता है किसके शासनकाल में होता है, इसी के शासनकाल में होता है, मोहम्मद शाह के यानी रंगीला के समय में होता है। और नादिर शाह का काम ही था भाई साहब लूटना। इसका दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है, कहीं कहीं पूछ लेता है। ईरान का नेपोलियन के नाम से कौन फेमस है, नादिर शाह, नेपोलियन। आगे ठीक है, ईरान का नेपोलियन ये जब आता है भारत तो ये क्या करता है, ये आक्रमण करता है, लूटता है। इतना शक्तिशाली आक्रमण होता है कि ये अवध के शासक, ये क्वेश्चन में पूछता है कि ये अवध के शासक हफ्ता वसूलता, जैसे या गुंडा टैक्स लेना। अवध का जो शासक था इसका नाम था शहादत खां। क्या नाम था, शहादत खां। ये नाम आप लोग थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए किसी चीज़ के बारे में अगर आप प्री डिसाइड कर लेंगे कि नहीं बड़ा टफ है तो देन कभी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बहुत आसान इजी वे में है तो बहुत आराम से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप मेरी बातें कायदे से सुन लिए, पूरे नोट्स बना लिए, तो देखेंगे आप वाकई में आपका इतिहास आपको टिप एंड टंग याद हो जाएगा। आपको किसी जगह परेशानी नहीं होने वाली। और जहाँ कहीं कोई दिक्कत होती है देन आप कॉल कर सकते हैं, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको परफेक्ट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अवध का शासक था शहादत खां। शहादत खां से ये टैक्स मांगता है, यानी कि पैसा मांगता है। कितना, 20 करोड़ रुपए। कितना मांगता है, 20 करोड़ रुपए मांगता है। शहादत खां डर जाता है कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से देंगे,
कैसे देंगे भाई, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। और इस डर की वजह से वो क्या कर लेता है, जहर खा के आत्महत्या कर लेता है, जहर खा के आत्महत्या करता है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति था जो क्या करता है, जहर खाता है, शहादत खां, और कहाँ का शासक था, अवध का शासक था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नादिर शाह की वजह से ये आक्रमण करता। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोहम्मद शाह जब नादिर शाह भारत से जाता है, तो नादिर शाह जब भारत से जाता है तो अपने साथ तख्ते ताउस, वेरी इंपॉर्टेंट, तख्ते ताउस, मध्यकालीन भारत में मैं इस पर चर्चा करूंगा बहुत अच्छे से। तख्ते ताउस, या इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, मयूर सिंहासन, जिसको कौन बनवाता है, इसको बनवाता शाहजहां, ठीक है, शाहजहां इसको बनवाता तख्ते ताउस। तो मयूर सिंहासन को अपने साथ ले जाता है, और प्लस भारत का प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भी ले जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे कि वह कौन सा मुगल शासक था जो अंतिम रूप से मयूर सिंहासन पर बैठा, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह। इसके समय में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आप सभी लोग मूवी भी देखे होंगे, बाजीराव प्रथम का नाम सुने होंगे आप। तो मराठा शक्ति थी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, सोचिए बाजीराव प्रथम मात्र 500 लोगों की सेना लेकर के दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बाजीराव प्रथम किसके शासनकाल में महज 500 लोगों की सेना लेकर के मराठा शक्ति को दिखाने के लिए दिल्ली तक पहुंचते हैं। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह यानी रंगीला शासक के समय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मोहम्मद शाह से क्लियर हो गए। इसके बाद आता है अहमद शाह आता है 1748 में गद्दी पर बैठता है, और 17 से 54 तक यानी 1754 तक ये गद्दी पर बैठता है। तो अब मैं जब बात कर रहा हूं अहमद शाह की, तो अहमद शाह के बारे में आपको बता दूं, अहमद शाह से जो क्वेश्चन पूछागा तो वो ये पूछेगा कौन सा ऐसा बादशाह था जिसके शासनकाल में जो राजनीतिक सत्ता थी हिजड़ों और औरतों के हाथ में चली गई थी, ठीक है। तो आपसे जो सवाल पूछेगा अहमद शाह से, वो पूछेगा राज की सत्ता जो है किसके हाथ में चली गई थी, हिजड़ों व औरतों के हाथ में। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, औरतों के हाथ में चली गई थी। क्योंकि इन लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो राजमाता थी। अहमद शाह खुद एक नर्तकी के गर्भ से पैदा हुआ था, ठीक है। तो जो राजमाता थी उसका नाम था ऊधम बाई। तो स्वाभाविक सी बात है भैया, नर्तकी होगी तो नर्तकी का ग्रुप कैसा होगा, नाचने गाने वाले लोग होंगे, हिजड़े होंगे, सब नाचते रहते थे। तो इनके हाथों में ये सत्ता पहुंच जाती। इसी के शासनकाल में अहमद शाह, बहुत आसान सा है, अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। कब करता है, 1748 में, 1748 में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। अच्छा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इनसे इतिहास में बहुत सी चीज़ें आप जानेंगे, आप इनके बारे में भी जानेंगे तो इतिहास की बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो इन पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आधा अधूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो अहमद शाह अब्दाली कितनी बार आक्रमण करता है भारत में, 7 बार आक्रमण करता है। और ये है कौन, ये है नादिर शाह का सेनापति था, ठीक है। तो अहमद शाह के ही शासनकाल में क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण करता है। इसको दुर्रे दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा दुर्रे दुर्रानी किसको बोला जाता है, तो अहमद शाह अब्दाली। अब आलमगीर द्वितीय, इसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है। भैया आलमगीर द्वितीय, क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली भारत में 7 बार आक्रमण करता है, तो एक बार तो इसके शासनकाल में हुआ, दूसरी बार ये आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में भी आता है, यानी आक्रमण होता है। और 1761 में, आपको पता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके शासनकाल में, आलमगीर द्वितीय। पानीपत का थर्ड
थर्ड वॉर किसके शासनकाल में होता है? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में क्या होता है कि ये जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और आपको पता है कि इस युद्ध से मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है। मराठा शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसके बारे में जब मैं मराठा बताऊंगा तो मराठाओं के बारे में जो है मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद बैठता है गद्दी पर। इसके बाद गद्दी पर बैठता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसको दुर्रे दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो गद्दी पे बैठा है शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम है अली गौहर। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि अली गौहर किसका नाम था, तो आपका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। ये बैठता है 1759 से 9 में गद्दी पे, और 1806 में ये हट जाता है। ठीक है, तो अली गौहर के बारे में आपको बता दें कि इसका वास्तविक नाम अली गौहर है। और इसी के समय में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध में मराठा शक्ति क्या हो जाती है? अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है। अंतिम रूप से समाप्त। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरह से पूछता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था कब होता है, तो 1761 में होता है। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मराठा शक्ति का अंतिम रूप से समापन किसके शासनकाल में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि शाह आलम द्वितीय, और पानीपत के तीसरे युद्ध से ये लोग समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर बेहद महत्वपूर्ण युद्ध है ये 1764 में युद्ध लड़ा गया था। 1764 में ये युद्ध लड़ा जाता है, बक्सर का युद्ध। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में ये आपका प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में मैं डिटेल दूंगा आपको। तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और ये युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा, अंग्रेजों के विरोध में हुआ। तो ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला ये हारते हैं, अंग्रेज जीतते हैं इसमें। तो जो अवध का नवाब था, अवध, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। शुजाउद्दौला को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लिया जाता है। और यहीं से बक्सर का युद्ध निर्णय कर देता है कि अब भारत पर किसका क्या होगा, अधिकार होगा, या भारत पर शासन कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस युद्ध के बाद भारत की तकदीर या भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है, तो 1764 बक्सर के युद्ध से। ठीक, 1803 तक क्या होता है, अंग्रेज क्या कर लेते हैं? दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, दिल्ली पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कब करते हैं? 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और अब जो मुगल शासक थे वो अंग्रेजों के रहमो करम पे रहने लगे थे, यानी कि सिर्फ उनको पेंशन दी जाती कि थी कि भैया अपना बादशाहत अपनी बरकरार रखो, रहोगे आप हमारे ही अधीन। ठीक है, यानी हम पेंशन देंगे, चुपचाप आप अपना देखते रहिए। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया यहाँ तक की कहानी। अब बात करेंगे अकबर द्वितीय। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 1806 में गद्दी पे बैठता है, 1806 में गद्दी पे बैठा अकबर द्वितीय। और इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, एक ही क्वेश्चन बनता है इससे कि यह प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण पे गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के संरक्षण पे गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? पहला, याद रखिएगा, पहला शासक अकबर द्वितीय। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के शासनकाल में 1806 में जो मुगल साम्राज्य के सिक्के थे, यानी मुगल मुद्रा को अंतिम रूप से बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि जो मुगल सिक्के थे कब बंद कर दिए गए, तो आपका आंसर होगा 1806 में अकबर द्वितीय के शासन काल में। और अकबर द्वितीय ही
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके अकबर द्वितीय से हैं। अब बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पे बैठते हैं 1837 में और 1857 तक, यानी कि भारत की स्वतंत्रता क्रांति यानी कि विद्रोह तक ये रहते हैं गद्दी पर और फिर उतार दिए जाते हैं। बहादुर शाह द्वितीय मुगल सल्तनत के अंतिम शासक रहे, यानी अंतिम मुगल बादशाह थे। इनका उपनाम था जफर। बहादुर शाह जफर इनको बोला जाता है। और बहादुर शाह जफर नाम से शायरियां लिखा करते थे। शायरी लिखने के शौकीन थे। ये शायरी लिखते थे। 1857 की क्रांति जब होती है तो उस समय भारत के जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, वो क्या करते हैं, वो बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं, भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब तक कहते नहीं कि जब तक कि कोई चीज़ रहे तो क्यों ना उसको जड़ से ही समाप्त कर दें। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज बहादुर शाह जफर को पकड़ लेते हैं। बलि का बकरा बन गए। बुजुर्ग थे उस समय, तो बुजुर्ग अवस्था में क्या विद्रोह में करते। वैसे ही इस समय तक जो मुगल साम्राज्य था पेंशन पे हो गया था डिपेंड, पेंशन चल रही थी भाई। जिस वैभवशाली साम्राज्य यानी जो वैभवशाली सल्तनत थी वो क्या हो गई थी, फांकों के दिन आ गए थे उनके, यानी उनके पास पैसा ही नहीं बचा था कि अपना भोजन भी कर पाए कायदे से। तो बहादुर शाह जफर के समय तक आते आते जो मुगल वैभवशाली जो सत्ता थी ये बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी। ना इनके पास धन था ना कुछ था, बस नाम के बादशाह रह गए थे। तो इनको पकड़ करके इन्हीं के सामने क्या करते हैं अंग्रेज, इनके पूरे वंश को समाप्त कर देते हैं। यानी इनके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, इनके नातियों की हत्या कर दी जाती है और इनको क्या करते हैं, इनको हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर ये कैद किए जाते हैं, आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं के मकबरे में। इसके बाद इनको कहा जाता है कि इनको भारत से निर्वासित कर दिया जाता है, बेदखल बाहर निकाल दिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जहाँ पर 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती। कहा जाता है कि मुगल जो सल्तनत थी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि जहाँ हम अकबर के बारे में पढ़ा करते थे कि खानसामे हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। अकबर के बारे में कहा गया कि उसके जो यहाँ मीट बनता था या उसके यहाँ जो भोजन बनता था उसमें उसको सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में बनाया जाता था। और उसके जो बकरे थे उन बकरों को या मवेशी थे जिनको काटता था भोजन के लिए, उनको उनके लिए खाने के लिए भूसा नहीं खिलाया जाता, काजू किशमिश बादाम खिलाए जाते थे, यानी कि उनके लिए कश्मीर से केसर आता था। तो ये थी मुगल रियासत। और लेकिन बाद में बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल तक आते आते जो मुगलिया सल्तनत इतनी समृद्धशाली थी। तो आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो आप लोग जो वेज बिरयानी खाते हैं, वेज बिरयानी के ईजाद करने वाले यानी रचनाकार बहादुर शाह द्वितीय थे जफ़र, क्योंकि इनके पास अब इतना पैसा तो था ही नहीं। मन संतुष्ट करना है साहब तो भैया ठीक है, हम कुछ नहीं, हम वेज बिरयानी खा लेंगे। अब बकरा वकरा तो रहा नहीं, पेंशन पे पल रहे हैं। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और ये बेचारे निर्वासित करके मार दिए जाते हैं। लास्ट में इनकी एक शायरी जो है मिलती है इतिहास में, ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ पाया मैं तो एक ऐसा बुझता चिराग हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझको ऊर्जा देते हैं। आपको वहाँ तक लेके चलूँगा जहाँ तक आप कल्पना भी नहीं करेंगे और ले जाकर छोड़ूंगा आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर। और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये नंबर याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय।